अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसमें हम देख सबसे पहले देखेंगे कि है क्या चीज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, क्या स्पेसिफिक किसी चीज को लेके है या प्रेसिस्टेंट इसमें कोई खौफ या डर रहता है। अब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर कहा गया है। इसमें ये कहते हैं कि जो लोग इससे सफर कर रहे होते हैं ना, वो परेशान रहते हैं किस चीज को लेकर। ज्यादातर अगर कोई जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ पेशेंट आया है, या आप किसी को देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, या अपना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो ज्यादातर कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स में लेकर ही घूम रहे होंगे। मतलब उन्हीं डोमेन्स में लेके ही ज्यादा परेशान होंगे, प्रेसिस्टेंट होंगे। मतलब मुसलसल और तसलसल उनके अंदर चीजें रहेंगी और बड़े ही एक्सेसिव अमाउंट में रहेंगी। और इसमें इंट्रूसिव होगी, मतलब डिटेल्स भी होंगी उसके अंदर चीजों को लेके बड़ी बारीकी से। हम जब परेशान होते हैं किसी भी चीज को लेके तो हम उनकी इतनी डिटेल बारीकियों में नहीं जाते, लेकिन जो सफर कर रहे होते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो बड़ी डिटेल से चीजों को लेके एक्सेसिव वरी कर रहे होते हैं। जो उनकी डोमेन होती है वो हेल्थ की डोमेन होगी, मतलब अपने आप को लेकर ने कोई भी छोटी सी भी उनको बीमारी हो जाएगी उसको लेके वो बार बार डिटेल में सोचते रहेंगे, या जॉब को लेकर होती रहेगी। ऐसे जॉब को कोई इशू नहीं होगा, लेकिन विदाउट एनी रीजन उनके पास एक्सेसिव वरी होगी। जैसे कि अगर डेडलाइन जो सी है वो प्रोजेक्ट के सबमिशन की भी टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन वो काम भी कर रहा है, लेकिन फिर भी जॉन सा है वो परेशान होता रहेगा जान के उसकी इतनी ज्यादा परेशानी होगी कि कंसंट्रेशन लेवल जो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। अब है मनी को लेकर उनको परेशानी रहेगी कि पैसे जौन से हैं वो नहीं आ रहे, वैसे खर्चा हम लोगों का नहीं चल रहा। फैमिली मेंबर्स को लेकर परेशानी रहेगी। जो ज्यादातर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के जो सफर कर रहे होते हैं, जो विक्टिमाइजेशन पर्सन होते हैं, वो इन डोमेन्स को लेकर जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं डोमेन को लें, लेकिन इन डोमेन्स को लेकर वो परेशान होते हैं। अब है ऑफ्टन पीपल विद जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर स्ट्रगल टू रिलैक्स एंड हैव ट्रबल कंसंट्रेटिंग ऑन टास्क। इनको जो अब जो ये मैंने तीन लाइंस ऐड की हैं वो एक की पॉइंट्स हैं कि कहाँ पे इनको क्या इशू आ रहा होता है। जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं, जो सफर कर रहे होते हैं, जो विक्टिमाइज होते हैं, उन्हें मुश्किल होती है कि वो रिलैक्स नहीं कर पाते। उन्हें हर टाइम मतलब परेशानी रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है, और किसी भी टास्क पे वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं फिजिकल सिम्टम्स, मतलब कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर फिजिकल सिम्टम्स भी आएंगे, और आगे मैंने इनको डिस्क्रिमिनेट भी किया हुआ है, मतलब डिवाइड किया हुआ है कि फिजिकल सिम्टम्स कौन से हैं और इमोशनल सिम्टम्स कौन से हैं। तो इसमें उन्होंने बताया, हमने बताया हुआ है कि फिजिकल सिम्टम्स जौन से हैं वो रेस्टलेसनेस इसमें इंक्लूड होती है, स्वेटिंग इंक्लूड हो रही होती है, स्वेलिंग करने स्वेलिंग में इशू होता है, और ये रेस्ट रूम जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मतलब कि फ्रीक्वेंट यूरिन का इनको इशू रहता है कि जिस तरह से अगर कोई एंजाइटी का डिसऑर्डर उनको है तो आप देखेंगे वो वॉशरूम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, और कुछ भी चबा कर निगलने में उनको काफी ज्यादा मसला होता है, और स्वेटिंग रहती है। ये जो की सिम्टम्स हैं, फिजिकल की सिम्टम्स हैं, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्वेबल होते हैं। अब है क्राइटेरिया डायग्नोसिस के, हमने किस तरह से ये डायग्नोसिस क्राइटेरिया होगा। ये DSM-5 ये मिक्स है जो इसमें मैंने ऐड किया है। ये मिक्स मैंने इस वजह से किया है कि हम पढ़ते हैं रूटीन में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ये मिक्स मैंने इसने किया, ये DSM-5 सीरीज में सिम्टम्स हैं, और ये वो सिम्टम्स हैं जो कि आसानी के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने ये कंप्लेंट्स देखे हैं कि हम DSM-5 पढ़ते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी देखते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, या जो DSM-5 से हम पढ़ रहे हैं उसमें से डायग्नोसिस कैसे बनाना है, और अगर प्रैक्टिकली आ रहा है तो उसे किस तरह से करना है। तो मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि इसमें जो एजनेस और रेस्टलेस वाले पॉइंट्स हैं वो DSM-5 से हैं, और जो लाइट बुलेट से शो किए हुए हैं
3 पॉइंट ये हम अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। अच्छा, अब है जो इसका फर्स्ट क्राइटेरिया है, इसमें ये बताया हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एंजाइटी है और वरी है, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को लेके, इवेंट्स को लेकर, एक्टिविटीज को लेकर। और ये ज्यादातर 6 मंथ के लिए होता है, और ये क्लियरली एक्सेस होता रहता है। मतलब ये कि आप ड्यूरेशन जो उसका बताया हुआ वो 6 मंथ है, और ये वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे है। अगर कोई आपके पास पेशेंट आया है, ये कोई सफर कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जस्ट लाइफ की एक डोमेन को लेकर ही वरी कर रहा है। उनमें वैरायटीज आ रही होंगी, मतलब स्पेसिफिकली एक टॉपिक पे नहीं होगा, एक डोमेन पे नहीं होगा, ना एक इवेंट को लेकर होगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे हम डिप्रेशन में ये कर जाते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा इवेंट हो जाता है जिसमें हम स्टक रह जाते हैं और हमारी नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट रहती है। एंजाइटी में ऐसा नहीं होता। एंजाइटी में ये होता है कि आपकी वेरिएशन आती है एक लाइफ के डोमेन से लेकर दूसरी लाइफ के डोमेन तक, मतलब ओवरऑल चीजें चलती रहती हैं साथ के साथ। अब वो कहते हैं कि इनकी इंटेंसिटी जोन सी है वो बढ़ती जाती है। मतलब कि हम जब इसको ऑब्जर्व करते हैं, जो सफर कर रहे होते हैं, जो विक्टिमाइज होते हैं, उनकी एंजाइटी विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती रहती है। अब जिसका सेकंड क्राइटेरिया उसमें है कि द वरी इज एक्सपीरियंस एज वेरी चैलेंजिंग टू कंट्रोल। अब कोई इवेंट होता है तो हम उस इवेंट से एंजाइटी को कंट्रोल कर लेते हैं। नॉर्मल एंजाइटी वही होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है या उससे फंक्शनिंग लेवल डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन जो इससे सफर कर रहे होते हैं, जो डायग्नोज्ड होते हैं, उन्हें बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपनी वरी को, अपनी परेशानी को कंट्रोल करने में। और ये परेशानी ये नहीं कि सिर्फ स्पेसिफिकली नहीं है कि सिर्फ अडल्ट्स में हो, ये दोनों में पाई जाती है। बच्चों में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर डायग्नोसिस बनेगा इनका पूरे सिम्टम्स को अगर हम ओवरऑल देखेंगे, और अडल्ट्स में भी बनेगा। और ये जस्ट एक स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं होगा, इस ये शिफ्ट कर सकती है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे, मतलब एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर। मिसाल के तौर पे इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आज मुझे परेशानी है अपने हेल्थ इश्यूज को लेके, तो कल को मुझे इकोनॉमिकली काफी परेशानी होगी, तो मैं शिफ्ट कर रही हूँ इजीली एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे। अब थर्ड क्राइटेरिया है द एंजाइटी एंड वरी आर accompanied by at least three of the following physical or cognitive symptoms। अब वो कहते हैं कि एंजाइटी में हमने देखना है कि फिजिकल और कॉग्निटिव सिम्टम्स किस तरह से आ रहे हैं। और बच्चों के अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो एटलीस्ट एक सिम्टम्स आना चाहिए। अब इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिवाइड किया हुआ है कि फिजिकल सिम्टम्स कौन से हैं और कॉग्निटिव सिम्टम्स कौन से हैं। अच्छा, एजनेस और रेस्टलेसनेस, मतलब कि जो भी फील होगा वो पीक पे फील होगा और बेचैनी महसूस होगी। टायरिंग इजीली, मोर फटीग देन यूजुअल, कि थकावट महसूस होती रहेगी, और थकावट जरूरत से ज्यादा मतलब मामूल से ज्यादा महसूस होगी। अब है इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन और फीलिंग एज थ्रो द माइंड गोज ब्लैंक, किसी भी चीज पर तवज्जो नहीं होगी, किसी भी चीज पर तवज्जो नहीं होगी। अब है जो माइंड फील होगा, जब कंसंट्रेशन नहीं होगी तो माइंड बिल्कुल ऐसा फील होगा कि ब्लैंक हुआ हुआ है। मतलब आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, या जो सफर कर रहा है इससे उसको कुछ भी समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, या मेरे माइंड में जो थिंकिंग भी है वो किस वजह से हुई है, या मैं परेशान भी हूं तो किस वजह से परेशान हूँ। इरिटेबिलिटी है कि इतनी इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा होगा कि कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है कि ये पर्सन जो है वो इरिटेट हुआ हुआ है। इंक्रीज मसल्स एचेस और सोरनेस, एंजाइटी के अंदर हमेशा मसल्स फूल रहते हैं, स्टिफ रहते हैं, तो मसल पेन होती है। अब है डिफिकल्टी स्लीपिंग ड्यू टू ट्रबल फॉलिंग asleep और स्टेइंग asleep, रेस्टलेसनेस एट नाइट और अनसेटिस्फाइंग स्लीप। अब इसमें वेरिएशन थोड़ी सी आ जाती है कि कुछ लोग जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज होते हैं वो सो ही नहीं पाते, उनके स्लीपिंग आवर्स कम हो जाते हैं, प्रैक्टिकली बता रही हूँ। और कुछ इस तरह से होते हैं कि उन्हें बेचैनी लगी रहती है, मतलब सोते हैं बार बार उठते हैं, या अगर वो सो भी जाते हैं तो उनकी नींद, जिसे हम कहते हैं कि कच्ची बड़ी होती है, कि जब वो उठते हैं तो वो बड़ा कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरी जो स्लीप थी
वो बड़ी अनसेटिस्फाइड स्लीप थी। अब नेक्स्ट इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ओवरव्यू के साथ कि इन कंप्लेंट्स के साथ अगर हमने इसको देखना है कि क्या चीज है, कौन से रिस्क हैं, और जो थ्रेट है उसकी प्रोपोर्शन एक्चुअल रिस्क से कितनी ज्यादा होती है अगर कोई एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ सफर कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने इसको इस तरह से किया है कि एक्सेसिव वरी मींस के वरिंग इवन व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक थ्रेट प्रेजेंट और इन अ मैनर दैट इज डिसप्रोपोर्शन टू द एक्चुअल रिस्क। मतलब अगर किसी को डायग्नोसिस हुआ हुआ है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक सिनेरियो बता रही हूँ एग्जांपल के साथ, तो आप देखेंगे कि वो वरी उसको हो रही है, या वो परेशानी है, या उसको डर आ रहा है किसी अनजान चीज को लेकर जिसका कोई एविडेंस नहीं है, जिससे कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर आप उससे डिस्कस करेंगे, या फिर वो खुद अपने बता रहा हो कि मैं इस कैफे से गुजर रहा हूँ कि मुझे डर लग रहा है, और आप उससे ये क्वेश्चन करें कि क्यों डर लग रहा है, और वो आगे से एक्सप्लेन करे, तो कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं मिलेगी, या उस बात को कोई वजूद ही नहीं होगा जिस बात पर उसको बेजा खौफ जो सा है वो महसूस हो रहा होगा। या अगर कोई एविडेंस होगा भी, तो वो एक्चुअल रिस्क रिस्क से उसकी जो प्रपोर्शन होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। तो ये की सिम्टम्स होते हैं डायग्नोज करने के लिए, या सिग्निफिकेंटली कोई थर्ड पर्सन जो उनसे वो सिनेरियो को ऑब्जर्व कर सकता है। अब है कि अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से, तो जो उसकी परसेंटेज ऑफ वेकिंग और जोन सी है वो बहुत ज्यादा होती है, कि मतलब कि जब जितनी देर वो जाग रहा होता है उसके वो सारा जो टाइम है वो परेशानी में गुजर जाता है किसी ना किसी चीज को लेके। और आप इस तरह के पर्सन्स को अगर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने आसपास, तो उनके अंदर रीअश्योरेंस बहुत ज्यादा होगी। मतलब कोई भी डिसीजन करते वक्त वो किसी से रीअश्योरेंस करवा रहे होंगे कि क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ, क्या ये सही होगा। मतलब प्रिडिक्टेबिलिटी में उनको अश्योरेंस चाहिए होती है कि क्या ये ठीक होगा तो ही मैं करूंगा, वरना मैं नहीं करता। वरना वो फिर अगर अगर नहीं वाले सेंटेंस जब भी आता है तो वो फिर दोबारा अगेन ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। नेक्स्ट है इन अडल्ट द वरी कैन बी अबाउट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब मैंने इस पैराग्राफ को थोड़ा और एक्सप्लेन किया है ताकि सारी डोमेन्स को अंडरस्टैंड किया जा सके कि अब वरी जो हो सकती है, परेशानी जो हो सकती है, वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लेकर हो सकती है, परफॉर्मेंस को लेकर भी हो सकती है, अपनी हेल्थ को लेकर भी हो सकती है, या फैमिली मेंबर के हेल्थ को भी लेकर हो सकती है, फाइनेंशियल मैटर को भी लेकर हो सकती है, आप रोजमर्रा या टिपिकल लाइफ में जो हमारे सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं उसको भी लेकर हो सकती है। अब बच्चों में कौन कौन सी चीजों को लेकर परेशानी हो सकती है कि अपनी एबिलिटीज को, क्योंकि छोटे बच्चों में अगर हम नोट करें तो एबिलिटीज भले ही उनका एक चल रहा होता है, स्टेज चल रही होती है जिनके ऊपर उन्हें वर्क करना होता है, और उनकी परफॉर्मेंस को लेकर जैसे कि स्कूल का वर्क हो गया, या फिर अगर छोटे बच्चे प्लेयर्स होते हैं तो वहां पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है अगर स्कूल वर्क में बच्चे अच्छे नहीं होते तो। अब वो कहते हैं कि डीएसएम के अंदर भी अगर आप इसका क्राइटेरिया या टियोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ें, या फिर हम जो मैंने इसमें ऐड किया है फिजिकल सिम्टम्स को लेकर जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की, इनको स्वेटिंग, नोजिया और डायरिया के सिम्टम्स बहुत ज्यादा रहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है द एंजाइटी वरी एंड अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स मेक इट हार्ड टू कैरी आउट डे एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो बहुत मुश्किल क्रिएट कर रहे होते हैं कि डेली एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो रेगुलर रूटीन के साथ चल सकें। अब ये सारे डोमेन्स में डिस्टरबेंस जो है वो आपके रिलेशनशिप में भी इशू करते हैं, और वर्किंग डोमेन में भी इशू करते हैं, परफॉर्मेंस में भी कर रहे होते हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं। अब इसके लिए जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को अगर हम डायग्नोज कर रहे हैं सिम्टम्स को लेके जितने भी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, उसके लिए उसको डायग्नोज करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जितने भी सिम्टम्स हैं वो किसी और मेडिकल कंडीशन के साथ रिलेट ना करते हो, और ना ही किसी और मेंटल डिसऑर्डर के साथ बेटर एक्सप्लेन करते हो, ना ही सब्सटेंस यूजेस के साथ, या प्रिस्क्रिप्टेड मेडिकेशन, अल्कोहल,
या रिक्रिएशनल ड्रग्स के साथ इस सिम्टम्स का कोई भी ताल्लुक ना हो, मतलब कि किसी और मेडिकल कंडीशन, मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ये सिम्टम्स ना आ रहे हों।